नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। चुनाव आयोग की तरफ से निष्क्रिय राजनीतिक दलों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आयोग ने अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की 42 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इनमें सत्ताधारी डीएमके और बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल है। चुनाव आयोग ने लगातार 6 साल तक चुनाव न लड़ने के आधार पर देश भर में 474 राजनीतिक दलों को रजिस्टर्ड पार्टियों की लिस्ट से हटा दिया है। चुनाव आयोग के इस सफाई अभियान की जद में अकेले तमिलनाडु की 42 पार्टी आई हैं। तमिलनाडु में पिछले 3 वित्तीय वर्षों 2020-21, 2022-23, 2023-24 में अपना सालाना ऑडिट अकाउंट जमा नहीं करने वाले 39 और राजनीतिक दलों की पहचान की गई है। ये ऐसे दल हैं जिन्होंने चुनाव तो लड़ा है लेकिन चुनाव खर्च की रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, बीजेपी और डीएमके के सहयोगी दलों पर कार्रवाई। 42 तमिलनाडु पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल, पार्टियों ने चुनावी खर्च का नहीं दिया है ब्यौरा। कार्रवाई के दायरे में है तमिलनाडु के 42 दल। 42 पार्टियों को कैंसिल करने का आदेश जारी किया गया है। इसमें डीएमके, बीजेपी की दोनों दलों की वो पार्टियां शामिल हैं जिन्होंने अपना 1 साल से बीजेपी और डीएमके के सहयोगी दलों पर कार्रवाई हो रही है। 42 तमिल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और पार्टियों ने चुनावी खर्च का नहीं दिया है ब्यौरा। यही कारण है कि इन तमाम पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता केवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। 42 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, बड़ा एक्शन, कैसे देख रहे हैं इसको? जी देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर पहले ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जी। इसके साथ साथ अगर मानक के रूप में, कायदे के रूप में अगर किसी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए तो वो ठीक है, उस इलेक्शन कमीशन का काम है ये देखना कि कौन सी पार्टी सक्रिय है और कौन सी नॉन सक्रिय है। ये बात देखना उनका जरूर काम है, लेकिन सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि इसमें ये नहीं कि किसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो, ये इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो इसके सवाल के अंदर ये भी देखना जरूर होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है मानक के रूप में पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करती है या फिर जो है जिस तरह से देश के अंदर वोट चोरी हो रहा है, जिस तरह से वो चल रहा है मामला, उस तरीके के कहीं शरारतपूर्ण तरीके से तो नहीं है पार्टियों का कह रहे हैं कि इस तरह से किसका पार्टी का रद्द हो गया, लेकिन उसके पीछे कोई शरारतपूर्ण मकसद हो, ये नहीं होना चाहिए। इसका मानक के रूप में और तरीके के रूप में कि अगर कोई पार्टी निष्क्रिय है उसका तो रद्द हो सकता है, क्योंकि उसका वोट का सिस्टम, उसका पार्टी के चलाने का सिस्टम, अगर उसमें वो निष्क्रिय पार्टियां हैं तो हो सकता है, लेकिन वो उनको करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन के विवेक के ऊपर है कि वो किस तरह से काम करते हैं। पर अभी तक इलेक्शन कमीशन का जो अभी गणेश कुमार जी हैं, इनका जो अभी वोट चोरी का मामला चल रहा है उसके ऊपर बयान ना देना, उसके ऊपर बात ना करना, ये बात को बिल्कुल दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी देश के अंदर हो रही है। उसको भी क्लैरिटी से सामने लेके आना चाहिए और वोट चोरी को हमेशा रोकना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जनता है वही जनार्दन है। केवल जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगा रही है कांग्रेस और इसी को भरपाई करने के लिए बीजेपी की भी कुछ पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल किया गया है, क्या यही वजह है? नहीं, ये वजह, दोनों वजह अलग अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो निष्क्रिय पार्टियां होती हैं इसको अपने विवेक से वो देखें और पारदर्शिता के साथ जनता के सामने अगर करें तो ये अच्छी बात है। लेकिन जहां पारदर्शिता जो है इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए, जहां वो दिख नहीं रही, क्योंकि वोट चोरी के ऊपर कोई जवाब जो है इलेक्शन कमीशन का नहीं है। तो कारण ये बताया जा रहा है कि चुनावी जो खर्च है उसका ब्यौरा नहीं दिया गया, तो ये क्या अभी ध्यान में आया चुनाव आयोग को? ये तो पहले से होता है।
बिल्कुल, ये बात तो राजीव कुमार जी को भी करनी चाहिए थी। उस समय भी उनको संज्ञान में लाना चाहिए था और उससे पहले जो थे उनको भी लाना चाहिए था। मैं इस बात पे तो नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसका काम है वो उसी को साझे, वो अपना काम अगर सही तरीके से करे तो जनता के सवाल जो है उनका जवाब भी दे। तो यहाँ पे जनता के सवालों का जवाब तो मिलता नहीं जी, इसलिए इलेक्शन कमीशन पे आवाज तो उठेगी। जी केवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, तमिलनाडु की 42 राजनीतिक दलों को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। और आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से तमिलनाडु की 42 राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि पार्टियों ने चुनावी खर्चे का ब्यौरा चुनाव आयोग में दाखिल नहीं किया है। और आपको बता दें, डीएमके और बीजेपी की ये दलों पर ये एक्शन हुआ है, जो कि इस वक्त की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। आपको बता दें, 42 तमिल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और पार्टियों ने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक वत्स बीजेपी से। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत पर। ठीक, धन्यवाद। आलोक जी, चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 42 तमिल जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये बहुत अहम कदम है जी, क्योंकि बहुत से लोग पार्टियां बना लेते हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता है जी, और वो बैलेट पेपर वो ईवीएम पे इतना लंबा वो बन जाता है। पहले तो बैलेट पेपर लंबा हो जाता था, अब ईवीएम पे वो इतने लंबे हो जाते हैं और बहुत सी जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाती है जी, और बहुत से चुनाव चिन्ह भी सिमिलर जैसे दिखने लगते हैं जी, तो वोटिंग पर भी उसका असर पड़ जाता है। और चुनाव आयोग को इतने लोग, बहुत से लोग अपनी गाड़ियां जी, दूसरे के नाम पर दे देते हैं। उनको मालूम है कि हम तो चुनाव जीतने वाले नहीं है, तो वो इसमें कुछ पैसा कमाने के चक्कर में वो दूसरे पार्टियों को अपना सारा फैसिलिटी ले लेते हैं और उसके बाद वो उसको दूसरे को भेज देते हैं। लेकिन आलोक जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का आरोप लगा रही है चुनाव आयोग में, तो उसके एकदम बाद ही ये कदम क्यों उठाया गया है? देखिए, एसआईआर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जी, तो वो तो अपना हिसाब से चल रहा है जी, और एफआईआर कोई मुद्दा नहीं है। कम से कम बिहार चुनाव में मैं अभी 12 दिन वहाँ घूम के आया हूँ, मुझे एक व्यक्ति भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि मेरी वोट चोरी हो गई है जी, क्योंकि बिहार एक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही सजग स्टेट है। वहाँ अगर किसी का वोट कट जाता है तो ऐसा हंगामा खड़ा कर देगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते जी। तो एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। अब ये जो कदम है ये बहुत पहले उठाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त है, ये सही कदम है। बहुत सी पार्टियां, कोई वजूद नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई नेता नहीं है, एक समूह ने मिलकर बना लिया, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए या पैसे कमाने के लिए इस ढंग का काम करते हैं। लेकिन आलोक जी, इसके अंदर बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल हैं। कौन से दल हैं जो सहयोगी हैं? बीजेपी और डीएमके के सहयोगी दल हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, कैसे देखेंगे? क्या फर्क पड़ता है? ये कोई बीजेपी से थोड़ी संचालित होता है इलेक्शन कमीशन जी। उसने जो सही किया कदम, जो सही समझा वो किया है जी। अब इसमें बीजेपी के सहयोगी हो, कांग्रेस के सहयोगी हो, ये तो आप लोग के द्वारा एक कार्य है, उन्होंने तो ऐसा कार्य नहीं किया है जी। और ये सिद्ध करता है कि वो बीजेपी से गवर्न नहीं होते हैं जी। जो बार बार लोग कहते थे कि इलेक्शन कमीशन हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे निर्देशों का पालन कर रहा है, वो तो कम से कम सिद्ध हो गया जी। अगर हमारे निर्देशों से पालन करता तो हमारे सहयोगियों को नहीं छेड़ता जी। ये तो स्पष्ट हो गया कि हमारा इलेक्शन कमीशन स्वायत्त बॉडी है और वो अपना स्वतंत्रता से काम कर रहा है। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
42 तमिल राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। अमेरिका में नौकरी करना अब सिर्फ मुश्किल नहीं, महंगा भी हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस को 88 लाख रुपए सालाना कर दिया है। जी हां, अब हर साल वीजा का खर्च $1 लाख यानी भारतीय करेंसी में लगभग 88 लाख रुपए होगा। इस फैसले से भारत के लाखों इंजीनियर और IT प्रोफेशनल्स पर असर पड़ेगा। भारत सरकार ने इसे लेकर गंभीर चिंता जताई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है। अब ये हर साल H-1B वीजा के लिए देना होगा $1 लाख यानी 88 लाख रुपए। पहले ये खर्च सिर्फ 5 लाख रुपए हुआ करता था। ये नई फीस 21 सितंबर 2025 से लागू होगी और ये ना सिर्फ नए आवेदन बल्कि रिन्यूअल पर भी लागू होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रेस रिलीज जारी कर कहा, यह फैसला कई परिवारों को प्रभावित करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इस पर पुनर्विचार करेगा। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप इनोवेशन पर आधारित है। बातचीत से रास्ता निकलेगा। हर साल अमेरिका 85,000 H-1B वीजा जारी करता है। इनमें से 70% से ज्यादा भारतीयों को मिलते हैं। 2024 में 2 लाख से अधिक भारतीयों को वीजा मिला। अब इतनी भारी फीस के चलते मिड लेवल और जूनियर कर्मचारियों के लिए अमेरिका जाना लगभग नामुमकिन होगा। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉन्जिजेंट, SCL जैसी कंपनियां हर साल हजारों लोगों को अमेरिका भेजती है। अब यह फैसला उनके लिए बिजनेस मॉडल को झटका देने जैसा है। अभी 2 ही दिन पहले तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप खूब गलवैया करके हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे और 2 ही दिन बाद हिंदुस्तान पर ऐसा कड़ा प्रहार किया है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे यूथ पर एक घातक हमला हुआ है। अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस $1,000 से बढ़ाकर अब $1 लाख कर दी है। इसका सीधा प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पर होगा, हमारे यंग लोगों पर होगा, हमारे जूनियर लेवल के लोगों पर होगा जो अमेरिका जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव जॉब अपॉर्चुनिटीज पर होगा, जिस तरह की जॉब अमेरिका में मिल सकती थी भारतीयों को। और एक बात याद रखिएगा, H-1B का जो पूरा पूल होता है उसमें से करीब 72-73% इंडियंस हैं जो H-1B वीजा यूज करते हैं। मतलब इसका सबसे करारा प्रहार इंडियंस पर आएगा। करीब 5 लाख इंडियंस अभी भी H-1B वीजा पर यूएस में हैं। अगर इनमें से कुछ को भी आना पड़ा तो वो लाखों की संख्या होगी। स्थिति कितनी भयावह है सोच लीजिए। बच्चों की फीस, लोग घर पैसे भेजते हैं, इस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो हिंदुस्तान रेमिटेंस आती है विदेशी देशों से, जो लोग वापस पैसे भेजते हैं हिंदुस्तान, उस पर फर्क पड़ेगा। 2024 में जो टोटल ग्लोबल रेमिटेंस आई थी, अमेरिका से आने वाली रेमिटेंस, उसका 27.7% हिस्सा था। करीब $35 बिलियन वहां से आए थे। ऑफ कोर्स इसका फर्क जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज पर पड़ेगा, इसका फर्क लोगों के रहन सहन पे पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा फर्क IT इंडस्ट्री पर पड़ेगा। US कंपनीज जो H-1B वीजा स्पॉन्सर करती थी, इतनी भारी फीस के बाद अब स्पॉन्सर नहीं करेंगी। इंडिया की IT कंपनीज जो लोगों को भेजकर रेवेन्यू कमाती थी, उनकी रेवेन्यू मार्जिन्स कम होगी। जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज और इंडियन IT सेक्टर के लिए तो ये सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि इंडियन IT सेक्टर में हिंदुस्तान में तो जॉब्स बन नहीं रही है। चाहे वो TCS हो या इन्फोसिस हो, लगातार लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। वहां पर एक उम्मीद जगी रहती थी और अब वो उम्मीद भी धूमिल होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अमेरिका लगातार भारत पर प्रहार कर रहा है, चाहे वो H-1B वीजा की फीस को लेकर हो जो $1,000 से $1 लाख कर दी गई हो, चाहे वो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाना हो, चाहे वो हमारे लोगों को हथकड़ियों में बांधकर भेजना हो, चाहे वो हमें अब्यूजर और पता नहीं क्या क्या कहना हो, चाहे वो रूस से हमारे सस्ते तेल खरीदने पर सिर्फ हमारे खिलाफ एक्शन हो। लगातार अमेरिका हमारे खिलाफ एक्शन कर रहा है। तो ये जो मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र बताते हैं और उनके कुछ अच्छा लिखते ही लपक के गलबैया करने लगते हैं ट्विटर पे और हैप्पी बर्थडे टू यू सुनकर बिल्कुल ही भाव विभोर हो जाते हैं, आपकी इन सब दोस्तियों का फायदा क्या है? देश को क्या मिल रहा है? देश के खिलाफ अमेरिका लगातार एक्शन ले रहा है और मोदी जी आप मूक दर्शक बने हुए। ना इंडियन इंडस्ट्री के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं और ना हमारे होनहार जवान लोगों के लिए, युवाओं के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं। अभी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनीत अनुराग जी, हमारे फॉरेन एक्सपर्ट। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका अचानक से इतनी फीस बढ़ा देना कैसे देखते हैं? इससे IT सेक्टर में कितना बड़ी परेशानी पैदा होगी?
देखिए, ये जो पूरा अभी अमेरिका कर रहा है, ये पिछले कुछ दिनों का जो एक सीरीज चल रहा है इंडिया और अमेरिका रिलेशन के जो बिटरनेस है, कड़वाहट है, वो लगातार बढ़ रही है। इसका कुछ तो डायरेक्ट जो भारत को नुकसान होने वाला है अगर हम देखें तो पहली चीज है कि जो हमारा आईटी प्रोफेशनल है, जो मैक्सिमम एचबी वीजा का बेनिफिशियरी रहा है, तो उसके जॉब पर इम्पैक्ट होगा, जिससे जो रेमिटेंसेस भारत को आ रहे थे अब तक, जो भारत की विदेशी मुद्रा को काफी हद तक जो है वो इंक्रीज कर रहे थे, एक तो सीधा उस पर असर पड़ेगा। दूसरा, ये जो हमारा जो डायस्पोरा है जो वहां पर काम करता था, वो वहां पर एक डिप्लोमेटिक लेवल पर पॉलिसी जो फॉर्मुलेशन अमेरिका की होती रही है विदेश नीति की, उसको प्रभावित करने में भी इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि ये बड़े पदों पर रहे जी। तो उस पर भी असर पड़ेगा। और तीसरा कि ये जो हमारा डायस्पोरा है, ये एज अ सोशल एम्बेसडर जो इंडिया था, वो इंडिया की ग्लोबल इमेज को भी बेहतर करता था। बाहर जब निकलता था तो भारत की छवि भी दुनिया में बेहतर होती थी। और चौथा, इससे भारत और अमेरिका रिश्तों में और तलखियां बढ़ेंगी, जिससे भारत की जो स्ट्रेटेजिक डिलेमा है वो और बढ़ेगी, क्योंकि भारत के पास चाइना कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। और अगर अमेरिका से रिश्ते लगातार इस तरीके से डिटोरेट हो रहे हैं तो हमारे फॉरेन पॉलिसी के पास चॉइसेस बड़े कन्फाइंड होते जाएंगे। और अमेरिका इस बार्गेनिंग के थ्रू जो है कहीं न कहीं कोशिश तो कर रहा है कि भारत को कहीं वो कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर कर दे। तो इम्पैक्ट तो है इसका। विनीत जी, किस क्लास को ज्यादा इफेक्ट होगा? मिडिल क्लास को मुझे लगता है इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। 100%, क्योंकि जो हमारा मिडिल क्लास है, जो कि आईटी प्रोफेशनल जिनको हम देख रहे हैं, जो यहाँ के अच्छे इंस्टीट्यूट से इंडिया के, वो पास आउट होकर इन यूएस में जो है बेटर जॉब के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए जाना चाहते हैं। तो अब जब इतनी ज्यादा फीस हो जाएगी, अगर ये अपर कोई क्लास हो तो हो सकता है कोई 88 लाख जो है वो अफोर्ड कर ले, लेकिन अब कोई वहां पर अगर जा रहा है मिडिल क्लास का, तो वो जो वहां से अर्न कर रहा है और जो उनको पे कर रहा है, तो उसके पास बचेगा क्या? कि जो अट्रैक्शन है, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो यूएस ऑफर कर रहा था अब तक इनको, वो अगर नहीं मिलेगा तो उनके पास ऑप्शन दो हो सकते हैं, या तो वो इंडिया फिर से ब्रेन गेन करे, और या फिर ये किसी दूसरे कंट्री में वहां पर वो जाए, चाहे वो यूरोप जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, या चाइना भी इस वक्त जो है मौजूदा हालात में अदर कंट्रीज के टैलेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये ब्रेन गेन होगा, फिर से इंडिया वापस शायद आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी इंडिया के लेवल पर जो एक इकोसिस्टम होना चाहिए इकोनॉमी का, बिजनेस का, अभी भी थोड़ी सी वहां पर मोनोपोली है, और अभी भी बहुत ओपन इंक्लूसिव नेचर यहाँ की इकोनॉमी का नहीं है। तो जब तक पॉलिसी लेवल पर सपोर्ट नहीं मिलेगा, इस तरीके के जो भी हो रहे हैं डेवलपमेंट, इंडिया अपॉर्चुनिटी में तो है, लेकिन उसका शायद लाभ न ले पाए उस तरीके से। विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अमेरिका का बहुत बड़ा एक्शन, H-1B वीज़ा पर फीस बढ़ा दी गई है, करीब 88 लाख रुपए फीस कर दी गई है H-1B वीज़ा की। एक बार फिर बगराम एयरबेस को लेकर वैश्विक राजनीति गर्मा गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को खुली चेतावनी दी है, अगर बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं दिया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर साफ कहा, अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं लौटाता तो वे जान जाएंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। उन्होंने दावा किया कि बगराम एयरबेस चीन के परमाणु ठिकानों से महज 1 घंटे की दूरी पर है, और इस वजह से यह अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ट्रंप के बयान के जवाब में तालिबान की सरकार ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। तालिबान विदेश मंत्रालय के राजनीतिक निदेशक जाकिर जलाली ने एक्स पर लिखा, अमेरिका को अफगानिस्तान में सैन्य वापसी की कोई मंजूरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच केवल आर्थिक और राजनीतिक बातचीत संभव है, वो भी आपसी सम्मान के आधार पर। बता दें कि बगराम एयरबेस 2 दशकों तक अमेरिका और नाटो सेनाओं का सबसे बड़ा बेस रहा है। यह वही एयरबेस है जिसे अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान छोड़ते वक्त खाली कर दिया था, जहां कभी बर्गर किंग, पिज्जा हट, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर और एक विशाल जेल परिसर भी मौजूद था। अब ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका इस एयरबेस को दोबारा कब्जे में ले ले, ताकि चीन पर नजर रखी जा सके। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के लिए एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि बगराम एयरबेस को दोबारा कब्जे में लेने की कोई मौजूदा योजना नहीं है। उन्होंने यह भी माना कि यह काम बड़ा और बेहद चुनौतीपूर्ण होगा।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें दिखानी शुरू कर दी हैं। शनिवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। सूत्रों के अनुसार LOC के पार स्थित लीपा घाटी से छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक तबाह किया। इस सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारत पर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया था। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की इस ड्रोन हरकत के बाद भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कुछ वायुसेना अड्डों को निशाना बनाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर सीज फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन शनिवार को पाकिस्तान ने इस समझौते को भी तोड़ दिया। शनिवार को हंदवाड़ा सेक्टर यानी कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से छोटे हथियारों से अकारण गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय जवाब ने मुंह तोड़ दिया है। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह घटना एक बार फिर यह दिखाती है कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर समझौतों को लगातार तोड़ा जा रहा है। भारत हमेशा शांति का पक्ष धर रहा है, लेकिन आतंक और उकसाने के खिलाफ हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है और उसका करारा जवाब दिया जाएगा। और क्या कुछ इस पे ज्यादा जानकारी है, आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता जावेद जम्मू से। जावेद, दोबारा पाकिस्तान की हरकत क्या दिखाती है? जी आलोक जी, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात साजगार ना हो। जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोग अब सीधी ट्रैक पे आ रहे हैं, यहाँ के नौजवान खेलकूद और दूसरी चीजों में हिस्सा ले रहे हैं और अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने में अपनी कोशिश जो है उसको अंजाम दे रहे हैं। मगर पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में अमन कानून को ठेस पहुंचे, यहाँ पर आतंकवाद शुरू हो और एक बार फिर 2019 से पहले की तरह जो हालात जो है उसी तरह खराब हो जाए। और इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, हालांकि दिफाई जराये की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, मगर ये देखा गया है कि केरन सेक्टर, कुपवाड़ा और दूसरी जगहों पर जो है पाकिस्तान की तरफ से छोटे हथियारों से जो है हिंदुस्तान की तरफ गोलीबारी की गई है। मगर हिंदुस्तानी फौज सक्षम है इस जवाबी कार्रवाई देने के लिए, और हिंदुस्तानी फौज ने जिस तरह पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसी तरह इस सीज फायर का जवाब भी हिंदुस्तान की फौज की तरफ से दिया गया है। ताहम अभी तक दिफाई जरा की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मगर दूसरी जगह हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे, अपने दर्शकों तक ये खबर जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि उधमपुर किश्तवाड़ में पिछले 2 दिनों से जो इनकाउंटर जारी है और 6 से ज्यादा दहशतगर्द जो है वहां पे फंसे हुए हैं। किश्तवाड़ में 2 दहशतगर्द फंसे होने की इत्तला मिल रही है और उधमपुर में 4 दहशतगर्द फंसे होने की इत्तला मिली है। और दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस को पुंछ राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हथियारों की एक बड़ी खबर जो है उसको जब्त किया है और एक बड़े हाइडआउट को बस्ट किया गया है। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान के फौज के लिए एक कामयाबी है। और जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस कश्मीर वादी में हालात जो है खराब हो, उस कोशिश को नाकाम बनाने की एक बड़ी कार्रवाई जो हिंदुस्तानी फौज ने की है। और इससे पहले भी हिंदुस्तानी फौज सक्षम है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, और उसी तरह मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तानी फौज को। जी आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पाकिस्तान की नापाक कोशिश, फायरिंग, लेकिन भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस हमले को नाकाम कर दिया है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कुख्यात गैंगस्टर बलराम ठाकुर को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। बलराम ठाकुर अनिल दुजाना गैंग का सक्रिय सदस्य था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। शनिवार देर रात गाजियाबाद की स्क्वाड टीम और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में ये एनकाउंटर वेव सिटी थाना क्षेत्र के अंडरपास पर हुआ। जैसे ही पुलिस को बलराम ठाकुर की मौजूदगी की सूचना मिली, एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह और स्वाट प्रभारी अनिल राजपूत के नेतृत्व में टीम ने उसे घेर लिया। पुलिस को देखते ही बलराम ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो मौके पर ही ढेर हो गया। बलराम ठाकुर पर कई संगीन मामले दर्ज थे। सिर्फ 2 दिन पहले ही उसे मदन स्वीट्स और एक लोहे के कारोबारी से लाखों की रंगदारी मांगी थी। वो लगातार व्यापारियों से दहशत फैलाकर गैंग के लिए अवैध वसूली करता था। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ के कार्यकाल का यह पहला बड़ा एनकाउंटर बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो पुल एनकाउंटर था जिसमें बदमाश को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया है। मांग रहे
उस पर हम लोगों ने मुकदमा दर्ज करके अपने जांच शुरू की है। हमारे क्राइम ब्रांच टीम उसमें लग गए, हमारे एडीसीपी क्राइम और क्राइम ब्रांच के प्रभारी और बाकी लोग उसमें काम करना शुरू कर दिया है। तो उनको आज इनपुट ये मिला है कि उस पर रंगदारी वसूलने के लिए इस रास्ते से वो आएंगे। हमारे टीम अलर्ट होके आए हैं सब पूरी तैयारी के साथ। अपराधियों ने जब पुलिस को देख के वो लोग भागने की कोशिश किए और पुलिस पीछे करना शुरू कर दिया तो पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दिया। फायरिंग में हमारे पुलिस के व्हीकल में भी बुलेट्स लगे हुए हैं और पुलिस ने भी वार्निंग देते हुए उन पे फायरिंग शुरू की है और उधर से भी कुछ फायरिंग है। हमारे 3 कर्मचारी घायल हुए हैं और एक अपराधी को गोली लगी है, उनको उपचार ये तो हम अस्पताल पहुंचा दिए हैं। और इस अपराधी पे करीब 34 मुकदमे हैं जिसमें रंगदारी, मर्डर, डकैती, लूट, गैंगस्टर एक्ट और सारे हीनियस ऑफेंसेस उनके खिलाफ हैं। अभी हाल ही में 2 मुकदमे हुए थे गाजियाबाद में, क्या इसी कंसर्न में ये वांटेड था और आप लोग इसके हाल ही में जो मुकदमे हम लोगों ने लिखे थे उसी में उनको वांटेड किया गया क्योंकि वो जो मोबाइल हम लोगों ने ट्रेस किया है उनको वांटेड किया। 50,000 का रिवार्ड। आज 21 सितंबर को साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो भारतीय समय अनुसार रात 10:59 पर शुरू होगा और 22 सितंबर की तड़के 3:32 तक चलेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये यात्री काल में लगेगा। इसी वजह से भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इस ग्रहण को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में साफ तौर पर देखा जा सकेगा। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसी कारण किसी भी धार्मिक कार्य पर रोक नहीं होगी। बल्कि आज का दिन और भी खास बन गया है क्योंकि आज है सर्वपितु अमावस्या और रोहिणी मुहूर्त में पितरों का तर्पण और श्राद्ध क्रम पूरी श्रद्धा से किया जा सकता है। जो कुल मिलाकर भारत में इस सूर्य ग्रहण का ना तो कोई दृश्य प्रभाव होगा और ना ही सूतक का कोई नियम लागू होगा, लेकिन खगोलीय दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना जरूर है। तो ये थी सूर्य ग्रहण की पूरी बड़ी और आज की खबर। आगे हम बताएंगे आपको आने वाले महीनों में और कौन कौन सी खगोलीय घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। आज एशिया कप 2025 का वो मुकाबला होने जा रहा है जिसका हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार करता है। भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 राउंड के इस महामुकाबले में एक और होगी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की बागदौड़ होगी सलमान आगा के हाथों में। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा जबकि टॉस शाम 7:30 बजे होगा। अगर बात करें इन दोनों टीमों के एशिया कप रिकॉर्ड की तो भारत अब तक पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। अब तक कुल 19 बार आमना सामना हुआ है जिसमें 11 मुकाबले भारत ने जीते हैं और पाकिस्तान को सिर्फ 6 बार जीत मिली है। T20 फॉर्मेट की बात करें तो अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार भिड़ंत हुई है जिसमें भारत ने 2 बार जीत दर्ज की है जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 1 जीत नसीब हुई है। तो क्या आज एक बार फिर भारत अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को पटखनी देगा या फिर पाकिस्तान ले जाएगा पिछली हार का बदला? इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।